हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। तो मैं हूं आपका अपना जीवन सर। दोस्तों एक्चुअली साइंस वन का एग्जाम है 10th का, तो बहुत सारे वीडियोस वगैरह देखा मैंने। बस इंग्लिश मीडियम की वीडियो ज़्यादा मिल रही है यूट्यूब पे, तो हिंदी मीडियम के लिए नहीं है। तो मैं आप लोगों के लिए सोच रहा हूँ एटलीस्ट ऑडियो फाइल बना देता हूँ, तो आप लोगों को हेल्प हो जाएगा। तो शुरुआत करते बेटा चैप्टर नंबर 1 से साइंस वन का, जिसका नाम है गुरुत्वाकर्षण। गुरुत्वाकर्षण का मतलब आपको पता है बेटा, आकर्षण होता है। और ऐसा आकर्षण जो केंद्र की ओर होता है उसे हम लोग गुरुत्वाकर्षण कहते हैं, जिसकी खोज न्यूटन चाचा ने किया था। ठीक है, फिर उसके बाद आपको मेन क्वेश्चन ही मैं बेटा एक्सप्लेन कर रहा हूँ। इस पर वृत्ताकार गति आपको पता ही है क्या होता है। वृत्ताकार मार्ग पर जो गति होती है इसको वृत्ताकार गति कहते हैं। अभिकेंद्रिकी बल क्या होता है। जिंदगी जीना आसान नहीं है यार। अभिकेंद्रिकी बल mv²/r। एक्चुअली अभिकेंद्रिकी बल का बेटा सूत्र जो होता है mv²/r। और अभिकेंद्रिक बल किसे कहते हैं, तो वृत्ताकार मार्ग पर केंद्र की ओर आकर्षित करने वाला जो बल होता है उसे भी हम लोग अभिकेंद्री बल कहते हैं। जिसके बाद बेटा आपको पढ़ना पड़ेगा द्रव्यमान केंद्र के बारे में। द्रव्यमान केंद्र क्या होता है, तो द्रव्यमान केंद्र बेटा आपको पता होगा कि जिस बिंदु पर किसी भी वस्तु का द्रव्यमान कहीं ना कहीं वजन से रिलेटेड है बेटा, बट वजन वेट भार उसका नहीं होता एक्चुअल मीनिंग। बट द्रव्यमान मतलब क्या होता है, कितने द्रव्य से बना है। ठीक है, सिंपल इतना समझ लो कि जितना उसमें द्रव्य होता है उसे द्रव्यमान कहते हैं किसी भी वस्तु में। तो अगर द्रव्यमान केंद्र पूछता है तो क्या कहना है, जिस बिंदु पर किसी वस्तु का द्रव्यमान केंद्रित होता है उसे उस वस्तु का द्रव्यमान केंद्र कहते हैं। फिर बेटा केपलर का नियम बहुत आईएमपी है। केपलर का नियम एग्जाम में हमेशा आता है। केपलर का पहला नियम, केपलर का दूसरा नियम, केपलर का तीसरा नियम। केपलर का पहला नियम क्या होता है, प्रत्येक ग्रहों की कक्षा कैसी होती है, दीर्घवृत्ताकार होती है और सूर्य एक नाभि पर स्थित होता है। तो ये था उनका पहला नियम। दूसरा नियम क्या होता है मेरा बेटा, ग्रहों को सूर्य से जोड़ने वाली रेखा, जो ग्रहों को सूर्य से जोड़ने वाली रेखा होती है ना, समान समय में समान क्षेत्रफल व्याप्त करती है। समान समय में समान क्षेत्रफल, ये तुम्हारा हो गया दूसरा नियम। तीसरा क्या होता है, तीसरा केपलर का नियम क्या होता है, t² इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r³ t² t मतलब क्या होता है, आवर्तकाल। r मतलब क्या होता है, दूरी। t² मतलब आवर्तकाल का वर्ग। समानुपाती दूरी r के क्यूब, r क्यूब मतलब दूरी के घन। तो क्या होता है बेटा, आवर्तकाल का वर्ग दूरी के घन के समानुपाती होता है। ये केपलर का तीसरा नियम है, लेकिन आपको अच्छे से बोलना है। तो क्या बोलोगे, किसका आवर्तकाल का वर्ग, तो आएगा बेटा ग्रहों के। तो क्या बोलोगे, ग्रहों के आवर्तकाल का वर्ग t²। ठीक है, उसकी बीच की दूरी के, उसकी बीच की दूरी के घन के, बीच की दूरी के घन के मतलब r³ के समानुपाती होता है। ग्रहों के आवर्तकाल का वर्ग उनकी बीच की दूरी के घन के समानुपाती होता है। केपलर का तीसरा नियम था, जिसका फॉर्मूला होता है t² समानुपाती r³। फिर बाद में समानुपात का जब चिन्ह हटता है बेटा, आपको पता है जब ये साइन हटता है तो वहां पे इक्वल टू आता है। तो t² = k × r³ हो जाएगा। फिर k की वैल्यू क्या मिलेगी, t²/r³। ये हमारा था केपलर का तीसरा नियम। उसके बाद बहुत ही ज्यादा आईएमपी बेटा न्यूटन का विश्व गुरुत्वाकर्षण संबंधी आपको पता है कि ब्रह्मांड में किन्हीं दो पिंडों में परस्पर आकर्षण बल होता है। ब्रह्मांड में किन्हीं दो पिंडों में परस्पर कौन सा बल होता है, आकर्षण बल होता है। वेरी गुड। यह आकर्षण बल दोनों पिंडों के, पिंड माने वस्तु होता है याद रखना। तो ब्रह्मांड में किन्हीं दो पिंडों में परस्पर आकर्षण बल होता है और यह आकर्षण बल दोनों पिंडों के द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती होता है। तो न्यूटन चाचा बोलते हैं कि जो भी दो वस्तुएं होती है उनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स होता है, मतलब होता है ना आकर्षण बल होता है। बल को किससे दिखाया, F से। ठीक है, दोनों पिंडों के द्रव्यमान को दिखाते हैं बेटा M से। तो समझ लो पहले पिंड का द्रव्यमान M1 हो गया, दूसरे का क्या हो गया, M2। द्रव्यमान के गुणनफल मतलब M1 × M2 के समानुपाती होता है। ब्रह्मांड में किन्हीं दो पिंडों में परस्पर आकर्षण बल F समानुपाती M1 × M2, मतलब ब्रह्मांड में किन्हीं दो पिंडों में परस्पर आकर्षण बल जो होता है वो दोनों पिंडों के द्रव्यमान के गुणनफल के क्या होता है, समानुपाती, तथा उनकी बीच की दूरी को आप छोटे r से भी ले सकते हो या छोटे d से भी ले सकते हो, आपके ऊपर है। ठीक है, वर्ग के, उनकी बीच की दूरी के वर्ग के r² ले लिया मैंने। प्रतिलोमानुपाती का मतलब उल्टा होता है। अगर मतलब आकर्षण बल ज्यादा होगा तो दूरी कम रहेगी, अगर दूरी कम रहेगी तो आकर्षण बल ज्यादा। तो इसका फॉर्मूला बनेगा F इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द r², मतलब F प्रतिलोमानुपाती r²। कैसे लिखते हैं, F लिखने का, फिर समानुपात का चिन्ह बनाने का, फिर 1/r²। इसी को बोलते हैं प्रतिलोमानुपाती दूरी का वर्ग। तो क्या होता है न्यूटन का विश्व गुरुत्वाकर्षण संबंधी नियम, ब्रह्मांड में किन्हीं दो पिंडों में परस्पर आकर्षण बल होता है और यह आकर्षण बल दोनों पिंडों के द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती होता है तथा उनकी बीच की दूरी के वर्ग के प्रतिलोमानुपाती होता है। तो हमारा पहला सूत्र था F समानुपाती M1 × M2, समीकरण 1 ने दे दिया। फिर F समानुपाती 1/r², तो समीकरण नंबर 2 दिया। तो समीकरण 1 2 से क्या पता चलता है, लेफ्ट वाला सेम है। तो F समानुपाती M1 × M2/r² हो गया, या आप छोटा d² भी ले सकते हो, छोटा। ठीक है, फिर जब
मैंने बोला समानुपाती का जब चिन्ह हटता है तो वहां पे कोई ना कोई कांस्टेंट आता है, तो यहाँ पे आएगा कैपिटल जी। याद रखना, रिक्त स्थान में क्वेश्चन आता है। कैपिटल जी का मतलब होता है विश्व गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक, और जिसका फॉर्मूला होता है, मतलब जिसकी वैल्यू होती है 6.67 इंटू 10⁻11, मतलब 6.67 गुणे 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। तो ये होता है न्यूटन, बोलते हैं विश्व गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक, और इसकी वैल्यू रहती है। तो याद रखना, एग्जाम में आता है बेटा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, कैपिटल जी। तो हमारे पास ये न्यूटन विश्व गुरुत्वाकर्षण संबंधी नियम का हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, F=G m1m2/r² या छोटा d स्क्वायर। कभी कभी ना हॉट क्वेश्चन दे देता है बेटा एग्जाम में कि अगर समझ लो दूरी अगर जैसे r था तो फॉर्मूला बना F=G m1m2/r², ठीक है। अगर दूरी दे दिया 3r तो क्या होगा फॉर्मूला, तो सुन लो, दूरी हो जाए, फिर आकर्षण बल क्या होगा, फिर अगर दूरी समझ लो 3r दे दिया तो आकर्षण बल क्या अपना सूत्र होगा, F=G m1m2/3r पूरे का स्क्वायर रहेगा। 3r पूरे का स्क्वायर मतलब 9r², तो मतलब फॉर्मूला बन गया F=G m1m2/9r²। और शायद से ये 2019 में आया था, फिलिंग द ब्लैंक्स में 2019 में, हाँ 2019 के पेपर या 18 के पेपर में जब नया नया पोर्शन चाहिए तब ये क्वेश्चन आया था, तो देख लेना बेटा। फिर आपको मैंने बताया हैबी केंद्रीय की बल का सूत्र क्या होता है, हमारे पास होता है mv²/r, जिसको इंग्लिश में सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। चलो द्रव्यमान और भार में अंतर क्या होता है। द्रव्यमान को बेटा सीधी सी बात है, देखो क्या होता है, द्रव्यमान क्या होता है, किसी पिंड में समाविष्ट कुल द्रव्य की मात्रा को, कोई भी जो वस्तु है उसमें जितना भी द्रव्य होता है डियर, उसको हम लोग क्या कहते हैं, द्रव्यमान। तो किसी पिंड में समाविष्ट कुल द्रव्य की मात्रा को द्रव्यमान कहते हैं। और भार किसको बोलते हैं, सीधी सी बात है, किसी भी वस्तु को पृथ्वी जितना भी आकर्षण बल लगाता है और अपनी ओर आकर्षित करता है उसे उस पिंड का क्या कहते हैं, भार। तो द्रव्यमान को दिखाते हैं m से, उसका उल्टा भार को इसे दिखाएंगे w से। द्रव्यमान एक होती है बेटा अदिश राशि। अदिश राशि मतलब क्या, जिसमें दिशा का ज्ञान नहीं होता, दिशा की जरूरत नहीं होती। भार क्या होती है, सदिश राशि होती है जिसमें दिशा का ज्ञान होता है। द्रव्यमान बेटा सभी स्थानों पर कहीं भी चले जाओ समान रहेगा, लेकिन भार भिन्न भिन्न स्थानों पर भिन्न भिन्न होता है। द्रव्यमान को बेटा हम लोग मापते हैं किलोग्राम में या फिर ग्राम में। अगर एक बार मैं बोल रहा हूँ, आप लोग चाहिए तो रिपीट कर करके ऑडियो पे बैक करके आप सुनते रहना, या क्या एक ही स्टेटमेंट को मैं 2-3 बार अगर बोलूंगा तो ऑडियो ज्यादा लंबा हो जाएगा, तो आप सुनते रहना। तो द्रव्यमान को m से दिखाते हैं, भार को w से। द्रव्यमान अदिश राशि है, भार सदिश राशि है। द्रव्यमान को हम लोग मापते हैं बेटा किलोग्राम या ग्राम में, और भार को मापते हैं न्यूटन या फिर डाइन में। द्रव्यमान सभी स्थानों पर समान होता है, भार भिन्न भिन्न स्थानों पर भिन्न भिन्न होता है। उसके बाद हमारे पास अगला एक टॉपिक आता है बेटा गुरुत्वीय त्वरण, जिसको स्मॉल जी से दिखाते हैं बेटा। गुरुत्वीय त्वरण क्या होता है, अगर समझ लो कोई पिंड है, वस्तु है, केवल गुरुत्वाकर्षण बल के कारण समझ लो ऊपर से नीचे गिर रहा है, जमीन की ओर गिर रहा है, ठीक है। अगर जमीन की ओर गिर रहा है गुरुत्वाकर्षण बल के कारण, उसमें जो भी त्वरण उत्पन्न होता है, त्वरण समझते हो ना बेटा, जो मतलब वेग में परिवर्तन, स्पीड में, वेलोसिटी में चेंजेस आता है, तो वेग में परिवर्तन जो होता है उसको त्वरण कहते हैं एक्चुअली। तो सिंपल बोलने का, अगर एग्जाम में आया तो गुरुत्वीय त्वरण किसे कहते, तो बोलने का गुरुत्वाकर्षण के कारण अगर किसी पिंड में जो त्वरण उत्पन्न होता है उसे गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं, छोटा जी। और इसका फॉर्मूला होता है बेटा कैपिटल जी कैपिटल एम अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर, मतलब स्मॉल जी इक्वल टू जी एम अपॉन आर स्क्वायर। अब बोलोगे सर यहाँ पे कैपिटल जी क्या हो गया, कैपिटल जी हमने पढ़ा था विश्व गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक, ठीक है ना, 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर हमने पढ़ा था। कैपिटल आर क्या हो गया, ये बेटा अगर देखो बड़ा आर आ गया, बड़ा एम आ गया ना, समझ जाना मेरा बच्चा ये पृथ्वी से रिलेटेड है। कैपिटल एम अगर आ गया, समझ जाना पृथ्वी का द्रव्यमान है। और पृथ्वी अपने धरती माता का वजन लगभग 6 × 10⁻24 किलोग्राम होता है। कैपिटल आर आ गया मतलब पृथ्वी की त्रिज्या होती है, वो लगभग होती है 6.4 इंटू 10⁻6 मीटर, 6.4 × 10⁻6 मीटर होता है। तो छोटे जी का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, याद रखो GM अपॉन आर स्क्वायर होता है। हाँ, कोई बोलेगा कि पृष्ठभाग पे जी का मान कितना होता है, हमारे धरती के पृष्ठभाग पे, जब से कि हम लोग पृष्ठभाग पे रहते हैं, तो छोटे जी का मान कितना होता है बेटा, तो याद रखना, ये भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है। छोटे जी का मान होता है डियर 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, भूलना मत, 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। हाँ, एक क्वेश्चन आता है 3 मार्क्स के लिए, वेरी एमपी क्वेश्चन है कि छोटे जी के मान में होने वाला परिवर्तन बताओ। तो छोटा जी क्या होता है मेरा बेटा, गुरुत्वीय त्वरण के मान में होना है तो 3 चीज होता है। पहला पृष्ठभाग के अनुसार, दूसरा ऊंचाई के अनुसार, तीसरा गहराई के अनुसार। अब आपको पता है बेटा कि पृथ्वी का आकार पूर्णतः गोलाकार नहीं है, थोड़ा सा दीर्घवृत्ताकार या अंडाकार है। दूसरा चीज ये मैं बता रहा हूं कि हेडिंग को फिर आपको एक्सप्लेन करना, तो अपन लोग पहला पॉइंट लिखेंगे पृथ्वी के पृष्ठभाग के अनुसार या आकार के अनुसार, जो जी के मान परिवर्तन होता है। तो इसमें पहला पॉइंट डालोगे पृष्ठभाग के अनुसार में कि पृथ्वी का आकार गोलाकार ना होकर अंडाकार है। दूसरा पॉइंट इसमें लिखोगे पृथ्वी दोनों ध्रुवों पर कहाँ है, चपटी है, एकदम चपटा है। तीसरा पॉइंट, जहां पे चपटी वहां पे बेटा याद रखना जी का मान सर्वाधिक होता है, सबसे अधिक होता है, जी का मान ज्यादा होता है मेरा बेटा, लगभग 9.83 के करीब होता है।
अच्छा, पृथ्वी के केंद्र पे जी का मान कितना होता है? शून्य होता है। एक बात बताना चाहता हूं, अगर गाइड में देखोगे इसका आंसर तो खुद बहुत लंबा चौड़ा दिया गया है। अगर कभी कभी क्वेश्चन आता है कि भैया कि केंद्र पे जी का मान, छोटे जी का मान शून्य क्यों होता है, तो आपको एक ट्रिक दे देता हूं, याद रखना। सीधी सी बात है बेटा, पहले बोलने का कि गुरुत्वीय त्वरण का पहले परिभाषा लिख दो। आपको मैंने परिभाषा बता दिया कि गुरुत्वाकर्षण के कारण किसी पिंड में उत्पन्न होने वाले त्वरण को गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। दूसरा पॉइंट बोलने का कि गुरुत्वीय त्वरण किस पर निर्भर करता है बेटा? त्रिज्या पर, मतलब आर पर निर्भर करता है। तीसरा पॉइंट, सीधी सी बात है बेटा, केंद्र पर आर का मान क्या होता है? शून्य। चौथा पॉइंट, हमें पता है कि छोटे जी का सूत्र क्या होता है? जीएम बटे आर स्क्वायर मेरा बच्चा। तो सीधी सी बात, अगर आर की वैल्यू जी 0 हो जाएगी तो पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। यही कारण है कि केंद्र पे जी का मान शून्य होता है। और आप लोग एक एक्स्ट्रा पॉइंट इसमें लिख देना इसी में कि पृथ्वी के पृष्ठभाग पर जी का मान 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। तो ये आपका एक टॉपिक इसके अंदर खत्म हो गया पृष्ठभाग के अनुसार। अब बोलोगे ऊंचाई के अनुसार, सिंपल बोलने का, जैसे जैसे कैसे कैसे जैसे जैसे पृथ्वी के पृष्ठभाग से, हाँ याद रखना, केंद्र मत बोलना बेटा, नहीं तो लफड़ा हो जाएगा। जैसे जैसे पृथ्वी के पृष्ठभाग से हम लोग अधिक ऊंचाई पर जाएंगे वैसे वैसे जी का मान कम होने लगता है। ये हमारा ऊंचाई के अनुसार हो गया। गहराई के अनुसार, जैसे जैसे पृथ्वी के पृष्ठभाग से हम लोग कम ज्यादा गहराई में जाएंगे वैसे वैसे जी का मान कम होने लगता है। मतलब क्या? ज्यादा गहराई में जाओगे तभी जी का मान कम होगा डियर, और ज्यादा ऊंचाई पे जाओगे तभी जी का मान कम होगा। तो ये हमारा टॉपिक हो गया, ठीक है, पृष्ठभाग के अनुसार, फिर उसके बाद गहराई के अनुसार, ऊंचाई के अनुसार। फिर बेटा एक टॉपिक आता है मुक्त पतन करके। तो मुक्त पतन का देखो 2 डेफिनेशन है। एक पहले आपका किताब का डेफिनेशन बता देता हूं मैं। क्या बोलते हैं कि गुरुत्वाकर्षण के कारण, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण किसी पिंड में जो हलचल होता है बेटा उसे मुक्त पतन कहते हैं। ये बता दिया गया है। मतलब गुरुत्वाकर्षण के कारण किसी पिंड में अगर हलचल होता है तो उसे मुक्त पतन कहते हैं। अगर आपको ये बोलना है तो ये बोल दो, या तो ऐसा ही बोल सकते हो कि गुरुत्वाकर्षण के कारण यदि कोई पिंड ऊपर से नीचे जमीन की ओर गिरता है तो उसे मुक्त पतन कहते हैं। इसका 3 सूत्र है बेटा। पहला है V बराबर GT, दूसरा है S बराबर हाफ GT स्क्वायर और V स्क्वायर इक्वल टू 2G1 सर। अरे 2G1 सर नहीं है, ऐसी मस्ती कर रहा था। V स्क्वायर इक्वल टू 2GS है मेरा बेटा। V माने आप जानते हो बेटा, 9th में बचपन में आप पढ़े थे बेटा, 55 में याद करना पड़ेगा। U माने प्रारंभिक वेग होता है, V माने अंतिम वेग होता है, G माने अभी बताया था गुरुत्वीय त्वरण होता है, और S का मतलब सलमान खान नहीं होता मेरा बेटा, S का मतलब विस्थापन होता है, या दूरी से आप रिलेट मार सकते हो। 3 समीकरण, V बराबर GT, S इक्वल टू हाफ GT स्क्वायर, V स्क्वायर इक्वल टू 2GS, ये हमारा मुक्त पतन हो गया। और बेटा इस चैप्टर का अंतिम टॉपिक हम लोग पढ़ने जा रहे हैं जिसको बोलते हैं मुक्ति वेग या पलायन वेग, जिसको इसके वेलोसिटी कहते हैं बेटा, बड़ा V लिखने का और छोटा सा ESC लिखने का। मतलब कोई बोलेगा मुक्ति वेग को किससे दिखाते हैं, तो बेटा VESC इससे दिखाते हैं। इसका अंडर रूट में बेटा सूत्र होता है, इसका होता है करनी के अंदर 2GM बटे R, 2GM जनरल मैनेजर मेरा बेटा, वही कैपिटल G कैपिटल M अपॉन कैपिटल R। या फिर बेटा छोटा सा इसका एक और सूत्र ब्रैकेट के अंदर, अंडर रूट में 2GR, तू टेंशन मत ले, 2GR टेंशन मत ले, तू अंडर रूट में कोश मतलब बोलते ना करनी के अंदर 2 छोटा जी रहेगा बेटा और कैपिटल आर रहेगा। तो ये भी सूत्र होता है। तो बोलोगे सर लेकिन आपने बताया नहीं मुक्ति वेग किसे कहते हैं, तो सुन लो मेरा बेटा, ऐसा प्रारंभिक वेग, क्या बोला बच्चा मैंने, ऐसा प्रारंभिक वेग जिससे किसी वस्तु को ऊपर की दिशा में फेंकने पर वह वस्तु पुनः नीचे नहीं आता, तो उस प्रारंभिक वेग को बेटा हम लोग मुक्ति वेग या पलायन वेग कहते हैं। बहुत सारे बच्चे लोग ना मतलब कंफ्यूजन में रहते हैं, वो ऐसा लिखते हैं कि किसी पिंड को ऊपर फेंकने पर वो नीचे नहीं आता तो उसे मुक्ति वेग या पलायन वेग कहते हैं। बेटा ये आंसर सही है, लेकिन इसमें आपको आधा मार्क्स मिलेगा बेटा। आपको ऐसा बोलना है, ऐसा प्रारंभिक वेग मतलब जिस वेग से हम उसको ऊपर फेंकते हैं, ऐसा प्रारंभिक वेग जिससे किसी वस्तु को ऊपर की दिशा में फेंकने पर वह वस्तु पुनः नीचे नहीं आता मेरे प्यारे बच्चों, तो उसे हम लोग मुक्ति वेग या पलायन वेग कहते हैं, जिसे VESC से दिखाते हैं। और अंडर रूट में 2GM/R इसका सूत्र होता है, और दूसरा होता है अंडर रूट में 2GR, छोटा जी रहेगा कैपिटल R रहेगा। तो ये सूत्र होता है मेरे बच्चों। तो पहला चैप्टर था ये हमारा। तो ये सारे टॉपिक्स थे। और हाँ कभी कभी बेटा एक क्वेश्चन आता है कि हॉट क्वेश्चन में आता है कि गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा का सूत्र क्या होता है। देखो असली मसाले सच सच mgh, ये हमारी स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है mgh, लेकिन यहाँ पे गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है सुन लो, माइनस कैपिटल G रहेगा बेटा, बड़ा M छोटा m अपॉन R प्लस H, माइनस कैपिटल G बड़ा M स्मॉल m अपॉन R प्लस H। ये हो गया गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा का। एक आपको बच्चा चीज बताना चाहता हूं, अगर जैसे दो वस्तु दिया है, अगर उनके बीच में अगर आकर्षण बल निकालना है सॉरी, तो उसका सूत्र लगेगा F इक्वल टू G M1 M2 अपॉन R स्क्वायर लिख दो या छोटा d स्क्वायर लिख दो। लेकिन बात अगर बेटा हमारे और धरती माता के बीच में अगर आकर्षण बल निकाले बोलेंगे तो बेटा ये सूत्र लगा देना, अच्छा लगेगा। F इक्वल टू कैपिटल G कैपिटल M
स्मॉल m अपॉन आर स्क्वायर। जहां पे देखो कैपिटल G हमको पहले से पता रहेगा क्योंकि हमको वैल्यू फिक्स होती है, वो दिया रहेगा। कैपिटल M भी आपको याद करना है, कैपिटल R की वैल्यू भी अपने को फिक्स है, पता है। और स्मॉल m का मतलब दिया है वस्तु का। जैसे आपका मैं बोलूंगा आपके बीच में और आपके धरती माता के बीच में आकर्षण बल कितना निकालो, तो आपका वजन समझ लो 50 किलोग्राम है, तो स्मॉल m का वैल्यू कितना होगा डियर, 50 किलोग्राम। और कैपिटल G की वैल्यू आपको पता ही है, कैपिटल M मैंने बताया था 6 × 10⁻⁴ किलोग्राम, और कैपिटल R की वैल्यू भी आपको पता है 6.4 × 10⁶ मीटर, ये पहले से दिया रहता है। तो इस प्रकार हमारा बेटा चैप्टर ही समाप्त होता है। थोड़ा सा ऑडियो मुझे पता है, अगर आपको कोई चीज नहीं ज्यादा फास्ट हो गया तो आप रिपीट करके सुनना, नहीं तो ऑडियो फाइल काफी बड़ी हो जाएगी। तो हमारा ये चैप्टर नंबर 1 का ऑडियो फाइल था। तो बेटा अच्छे से पढ़ते रहो, कोई दिक्कत नहीं है। थैंक यू सो मच, योर जीवन सर।